Vikas Ali and welcome back to my YouTube channel. Let's proceed with the part 2 of the predicting the insurance cost. आपने हमारे लास्ट ट्रेनिंग सेशन में देखा था कि हमारे पास insurance.csv का डाटा था जिसमें हमारे पास एज, जेंडर, बीएमआई, चिल्ड्रन, स्मोकर, रीजन एंड चार्जेस के कॉलम्स अवेलेबल थे। और हमने ये देखा था कि अगर हमें चार्जेस का कॉलम को प्रिडिक्ट करना हो या इंश्योरेंस कॉस्ट को प्रिडिक्ट करना हो, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस डाटा है चार्जेस के कॉलम में, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम। अगर आपने हमारा फर्स्ट सेशन नहीं देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले आप फर्स्ट सेशन देखें फिर आप आएँ। जब हमारे पास रिग्रेशन की प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो सबसे पहला मॉडल होता है वो एक लीनियर मॉडल होता है। तो लीनियर मॉडल यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ अजम्पशन होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी फर्स्ट अजम्पशन ये होती है कि जो हमारे जो चार्जेस का कॉलम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो। लेकिन अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ना हो तो हमारे पास प्रिडिक्शन के वक्त एरर आने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पार्ट 1 में आपको इन चार्जेस पर हिस्टोग्राम क्रिएट करके बताया था और आपको बताया था कि ये हाईली राइट स्क्यूड है। राइट स्क्यूड का मतलब ये होता है कि इसकी बॉडी लेफ्ट साइड पे होती है और उसकी टेल जो है वो राइट साइड की तरफ जाती है, तो इसको हम राइट स्क्यूड डाटा कहते हैं। अगर आपके पास राइट स्क्यूड डाटा हो तो आपकी जो फर्स्ट अजम्पशन है जिसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होनी चाहिए वो इग्नोर हो जाती है, वो वॉयलेट हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप लीनियर मॉडल को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसका वे आउट ये है कि आप अपने कॉलम का लॉग ले लें। तो हमारे पास numpy की एक लाइब्रेरी है और इस numpy में हमारे पास एक मेथड है लॉग का। आप बेस 2 से कर सकते हैं, बेस 10 से कर सकते हैं। तो मैंने बेस 2 लॉग लेके अपने जो कॉलम है इंश्योरेंस का कॉलम उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया लॉग में और एक नया कॉलम मैंने क्रिएट कर लिया अपने डाटा फ्रेम में। अगर आपने हमारी पेंडास की सीरीज नहीं देखी और आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं तो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि आप हमारी पाइथन की सीरीज भी जाके देखें। तो आपने देखा कि हमारे पास लॉग का एक नया कॉलम आ गया। अब अगर मैं यही हिस्टोग्राम लॉग चार्जेस पे क्रिएट करता हूँ तो आप देखें कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन not perfectly not normal but it is similar to the normal distribution। normal distribution क्या होती है, जहाँ पे आपके एक्सट्रीम एजेस पर जो कि आपका लेफ्ट साइड है और राइट साइड है उधर लोअर वैल्यू होती है और जैसे जैसे आप मिड में आते हैं तो आपके पास वैल्यू हाई हो जाती है। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है स्टैट्स की बात तो कोई इशू नहीं है, बट आप ये याद रखें कि लीनियर मॉडल लगाने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन आप जरूर चेक करा करें कि वो नॉर्मल है या वो राइट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि लीनियर मॉडल की वन ऑफ द अजम्पशन इज वॉयलेटेड। तो आप या तो इसको लॉग में कन्वर्ट कर लें या आप कोई और मॉडल यूज़ करें। एनीवे क्योंकि हम लीनियर मॉडल पे काम कर रहे हैं तो मैंने लॉग चार्जेस को कन्वर्ट कर लिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं न्यूमेरिक हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, फ्लोट के 3 कॉलम्स हैं और हमारे पास इंटीजर के जो है वो 2 कॉलम्स हैं, जबकि हमारे पास जो स्ट्रिंग डाटा उसके 3 कॉलम्स हैं। अगर आपने ये देखना है कि वो कौन से प्रिडिक्टर हैं या वो कौन से कॉलम हैं जो चार्जेस कॉलम के साथ जो कि हमारा टारगेट कॉलम है और अब हमारा टारगेट कॉलम लॉग चार्जेस हो गया है उससे रिलेट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि प्रिडिक्शन करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे प्रिडिक्टर हैं जो मैं आप यूज़ करेंगे कि आपकी प्रिडिक्शन अच्छी आएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम कॉलम्स का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले मैंने अपने इंश्योरेंस के डाटा में से न्यूमेरिक डाटा को एक जगह पे सेपरेट कर लिया। तो ये मेरे पास कोई न्यूमेरिक डाटा आ रहा है, आप देखें सारा ही न्यूमेरिक डाटा है, सभी नंबर हैं या तो इंटीजर हैं या फ्लोट है। न्यूमेरिक डाटा के अमंग यू कैन कैलकुलेट द कोरिलेशन। तो ये हमारे पास डाटा फ्रेम डॉट कोरिलेशन का मेथड है जिससे आप कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। और क्योंकि कोरिलेशन आपने स्पेसिफिकली चार्जेस के कॉलम की देखनी है, चार्जेस की कॉलम की रिलेट विद द अदर कॉलम, तो मैंने कोरिलेशन में सिर्फ चार्जेस का कॉलम एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो आप देखें कि एज जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 30% जो है वो कोरिलेट करती है आपके चार्जेस के कॉलम से, जबकि बीएमआई जो है वो 19 या 20% जो है वो कोरिलेट करती है। यूजुअली कोरिलेशन में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता बल्कि आपकी रेंज होती है -1 to 1। जितनी वैल्यू 1 के करीब होगी वो रिलेशन स्ट्रांग होगा या जितनी वैल्यू -1 के करीब होगी वो भी रिलेशन स्ट्रांग होगा। लेकिन जो चीज़ -1 के करीब होगी उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे और जो 1 के करीब होगी उसको पॉजिटिव कहेंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ स्ट्रांग होने का रिलेशन नहीं है, जो भी वैल्यू 1 या -1 के करीब होती जाएगी वो स्ट्रांग ही रहेगी, बस उनकी डायरेक्शन चेंज होगी, एक नेगेटिव में होगा और एक
पॉजिटिव में होगा। और चिल्ड्रन को अगर आप देखें तो वो इतना कोरिलेट नहीं कर रहा है चार्जेस के कॉलम से। चार्जेस अपने साथ कोरिलेट करता है 100% यानी कि 1। और लॉग चार्जेस चूंकि वो भी चार्जेस से ही बिल्ड हुआ है, तो चार्जेस का ही चाइल्ड है, तो वो ज़्यादा कोरिलेट कर रहा है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो ये दो कॉलम ऐसे हैं जो ज़्यादा कोरिलेट करते हैं चार्जेस से। मैं लॉग चार्जेस को इस वजह से कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि ये एक्चुअली इसी का ही रेप्लिका है या इसी की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वी हैव वी हैव नाउ टू प्रिडिक्टर जिसको हम कंसीडर करेंगे मॉडल प्रिपेयर करते हुए या ट्रेनिंग करवाते हुए। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास कुछ स्ट्रिंग का भी डाटा था, ऑब्जेक्ट का भी डाटा था, वो भी हमने जो है वो सेपरेट कर लिया। और सेपरेट करने के बाद आप हर डाटा को, जेंडर, स्मोकर और रीजन को आप अपने टारगेट कॉलम के साथ कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एक तरीका, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप बॉक्स प्लॉट बना लें और जो आपका टारगेट कॉलम है उसके अगेंस्ट आप एक एक कैटेगरी को देखें। अगर आपको वेरिएशन नज़र आ रही हो, जो कि इधर इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, तो जहाँ पे भी आपको वेरिएशन नज़र आएगी इसका मतलब है वो एक अच्छा प्रिडिक्टर हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि स्मोकर का लॉग चार्जेस में आपको एक वेरिएशन नज़र आ रही है नो और यस के बीच में। नो का आप स्प्रेड देख लें और यस का स्प्रेड देख लें। ज़्यादातर स्मोकर जो है उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो हाई होती है रादर देन जो स्मोकर नहीं होते हैं। तो ये एक अच्छा प्रिडिक्टर हो सकता है। रीजन इतना अच्छा प्रिडिक्टर नहीं हो सकता क्योंकि आपको एक से दूसरे रीजन के बिटवीन कोई वेरिएशन इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। तो हमारा एक और प्रिडिक्टर जो है हमें मिल गया जो कि स्मोकर था। लेकिन स्मोकर क्योंकि एक कैटेगोरिकल वैल्यू है और मशीन लर्निंग जो है वो मैथमेटिकल मॉडल्स पे चलती है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें नंबर्स में। तो द बेस्ट वे, आगे भी जाके हम डिफरेंट तरी मेथड देखेंगे, द बेस्ट वे इज़ कि आप इसको ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर लें। तो आपको ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इधर बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी। बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखी मैंने? इंश्योरेंस में स्मोकर के कॉलम में अगर कोई चीज़ बराबर हो जाती है येस के, तो वहाँ पे ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। अगर आपने हमारे बूलियन सीरीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं अंडरस्टैंड किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेंडास की सीरीज़ को दोबारा जाके देखें। यही पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो है मैं एक नया कॉलम बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ इज स्मोकर, और वहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ। तो आप देखिए हमारे पास इज स्मोकर के एक नाम से एक कॉलम क्रिएट हो गया जिसमें हमारे पास बूलियन वैल्यू है। और बूलियन वैल्यू में ट्रू जो है वो 1 होता है जबकि फॉल्स जो है वो 0 होता है। तो आपने देखा कि हमारे पास प्रिडिक्टर जो है वो एज और बीएमआई थे, और फिर मैंने एक और प्रिडिक्टर जो है अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया जिसका नाम है इज स्मोकर। अब आए अपने डाटा को डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो होगा वो हमारा होगा इनपुट और दूसरा पार्ट होगा आउटपुट। जब इनपुट और आउटपुट आप मशीन लर्निंग मॉडल में देते हैं तो वो क्या करता है, वो एक इनपुट और आउटपुट को लर्न करता है और खुद ही रूल्स डिफाइन करता है। हमारे पास पहले मशीन लर्निंग से पहले क्या क्लासिकल लर्निंग हुआ करती थी जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स पे चलती थी। अब हमारा मशीन लर्निंग आसान हो गया है, मॉडल्स भी अवेलेबल हैं। लर्निंग में आपने एक्स दिखाना है और वाई दिखाना है कि इनपुट ये होगा तो आउटपुट क्या होगा, इनपुट ये होगा तो आउटपुट क्या होगा। तो मॉडल खुद ही रूल्स डिफाइन कर लेता है और आपके लिए एक बैकएंड पे मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लेता है जो कि मैंने आपको कल भी बताई थी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी की इक्वेशन खुद ही लिख लेता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये किस तरह होगा आए जरा देखते हैं। पहले तो मैं अपने एक्स यानी कि इनपुट को अलग कर लेता हूँ। इनपुट में मैं तमाम प्रिडिक्टर डाल दूंगा इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस से मैंने प्रिडिक्टर की सिर्फ प्रिडिक्टर कॉलम जो है वो लिख लिए। तो ये हमारा एक्स हो जाएगा। अगर मैं आपको एक्स दिखाऊं तो हमारे पास सिर्फ ये 3 कॉलम्स हैं, और जो हमारा आउटपुट है वो हमारे लॉग चार्जेस थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आउटपुट को हम कहते हैं वाई, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंश्योरेंस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉग चार्जेस। तो एक हमारे तो ये हमारा आउटपुट हो गया। अब हम इनपुट आउटपुट जब मॉडल को देंगे तो वो खुद ही दोनों के बीच में रूल्स डिफाइन करेगा और एक मैथमेटिकल इक्वेशन जनरेट कर लेगा। फिर जब हम उसको एक अनसीन डाटा देंगे तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन में वो वैल्यू पुट आउट करेगा और आपको आंसर देता रहेगा। तो आइए ज़रा देखते हैं कि हमारे पास मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपका इनपुट एंड आउटपुट है इनको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लें। दो पार्ट में ब्रेक क्यों करने को कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक ही डाटा पे ट्रेनिंग करवाएंगे तो फिर आप टेस्ट किस डाटा पे करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए आपके लिए एक अनसीन डाटा होना चाहिए ताकि आपको मॉडल की एक्यूरेसी का अंदाज़ा हो। तो मॉडल को हम
इस डाटा को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? आपको खुद सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक लाइब्रेरी है साइकिड लर्न में। साइकिड लर्न एक मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। उसको यूज़ करते हुए हम इनको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में। कैसे? हमारे पास है फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, import train एंड टेस्ट स्प्लिट। ये हमारे पास डाटा है। इसके अंदर हम अपने डाटा को, ट्रेनिंग के डाटा को अलग कर लेते हैं, टेस्टिंग के डाटा को अलग कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, यानी कि ये इनपुट हो गया ट्रेनिंग के टाइम का और ये इनपुट हो जाएगा जब हम टेस्ट कर रहे होंगे। और फिर हमारे पास आउटपुट क्या होंगे? वाई ट्रेन, जो कि आप ट्रेनिंग के दौरान जब आप देंगे तो वो वाई ट्रेन कहलाएगा, और जब आप टेस्ट करने जा रहे होंगे तो उनको वाई टेस्ट करेंगे। ये कैसे होगा? आप ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट दें। यहाँ पे आपने जो एक्स डिफाइन किया था ऊपर, वो आप इसको दे दें। ये आपने एक्स डिफाइन किया था, ये आप इसको दे दें एक्स, और वाई दे दें। और इसको बता दें कि आप कितने कितने परसेंट जो है वो टेस्ट पार्ट को देना चाहते हैं। तो टेस्ट साइज हम लेट सपोज 25% रख लेते हैं। कितना रख सकते हैं? 25%, 20%, जितना आप रखना चाहें, 30%। और क्योंकि ये बार बार आपको शफल करेगा, और अगर आप चाहते हैं कि डाटा आपका चेंज ना हो, तो हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट होता है रैंडम स्टेट। इसको फिक्स कर लें, कोई भी नंबर देके 1 2 3 दे दें, 1 दे दें, वॉट एवर, ताकि जो भी आपका एक मरतबा जो है वो ब्रेकअप हो जाए, वो चेंज ना हो। तो रैंडम स्टेट का मतलब ये है कि आप सीड लगा देते हैं। सीड का मतलब ये है कि जहाँ पे आपने उसको सीडिंग की है, अब वो वहाँ से मूव नहीं होगा। जैसे प्लांट को आप सीड करते हैं गार्डन में, तो वंस यू सीड द प्लांट, वो फिर अपनी जगह पे ही रहता है। तो रैंडम स्टेट का मतलब ये है कि आप अपना जो भी आंसर आएगा उसको आप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये रैंडमली 75% डेटा असाइन करेगा इधर और इसमें, और 25% डेटा असाइन करेगा टेस्ट में इधर और यहाँ पे। तो ये रैंडमली करेगा। तो वंस इज रैंडमली सिलेक्टेड, तो हम नहीं चाहते कि ये बार बार चेंज हो। तो अब हमारे पास जो है वो ट्रेनिंग का डाटा अलग हो गया। देखिए एक्स ट्रेन जो कि इनपुट है, और वाई ट्रेन जो कि आउटपुट है, ये ट्रेनिंग में देंगे हम। जब हम इन दोनों को ट्रेनिंग में देंगे तो वो इन दोनों के पैटर्न को लर्न करेगा और एक एक इक्वेशन बना देगा। और फिर जब हम उसको टेस्ट का डाटा देंगे, तो वो प्रिडिक्ट कर लेगा आपकी वाई वैल्यू को, और उस वाई वैल्यू को हम इस वाई टेस्ट से जब कंपेयर करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे मॉडल ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम मॉडल को ट्रेन कैसे करवाएंगे? मैंने आपसे कहा था कि कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पहले से ही साइकिड लर्न में या टेंसर फ्लो में या पाईटॉर्च में मॉडल्स अवेलेबल हैं। हम टेंसर फ्लो पे भी काम करेंगे, पाईटॉर्च वगैरह पे भी काम करेंगे जब हम एडवांस हो जाएंगे, लेकिन हम स्टार्ट अभी साइकिड लर्न से कर रहे हैं। तो हमारे पास साइकिड लर्न के अंदर मॉडल अवेलेबल है, लीनियर मॉडल। लीनियर में बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन हम जो मॉडल यूज़ करेंगे वो होगा हमारा लीनियर रिग्रेशन। तो मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ अपना लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को। सबसे पहले तो आप अपने मॉडल को इंस्टेंस बना लें। इंस्टेंस कैसे बनाते हैं? जब हमने क्लासेस बनाना सीखी थी, तो हमने देखा था कि हम इंस्टेंस बनाते हैं। तो हम यहाँ पे भी एक इंस्टेंस बनाएंगे, उसका नाम रख देंगे इंश्योरेंस मॉडल। ये हमारा इंश्योरेंस मॉडल का एक इंस्टेंस बन जाएगा। कुछ नहीं करना आपने, बस आपने अपनी क्लास को यहाँ पे कॉल करवा लेना। ये आपका मॉडल बन गया। अब इस मॉडल में आपने एक्स और वाई देना है, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट। तो इस मेथड को हम कहते हैं फिट करना या ट्रेन करना। तो फिट करना या ट्रेन करना एक ही बात है। तो हम क्या देंगे? एक्स भी देंगे, ये हमारा ट्रेनिंग का एक्स हो गया, और ये हमारा ट्रेनिंग का वाई हो गया। होगा ये कि जो हम लीनियर रिग्रेशन मॉडलिंग कर रहे हैं, ये एक सुपरवाइज लर्निंग कहलाती है। मशीन लर्निंग में हमारे पास डिफरेंट किस्म की लर्निंग होती है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लर्निंग होती है, जिसमें से सुपरवाइज लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, री लर्निंग होती है, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग होती है। लेकिन जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं वो सुपरवाइज है। सुपरवाइज का मतलब ये है कि हम एक्स भी दे रहे हैं और वाई भी दे रहे हैं। तो हम बता रहे हैं कि अगर ये हो तो ये आंसर आएगा, अगर ये हो तो ये आंसर आएगा। तो हम उसको क्वेश्चन भी बता रहे हैं, आंसर भी बता रहे हैं, वो मॉडल खुद ही अपने आप को ट्रेन कर लेगा। तो देखें ये स्टेप है मॉडल ट्रेनिंग का। तो इधर मैं लिख देता हूँ मॉडल ट्रेनिंग। तो मॉडल जब ट्रेन हो जाएगा,
जब आपके पास मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि आपके पास कितने प्रिडिक्टर थे, 3 प्रिडिक्टर थे, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, y इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस b जो कि y इंटरसेप्ट है। तो जब इसने इसको लर्न किया होगा तो उसने m तो कैलकुलेट कर लिया होगा। अब x1 क्या है हमारा, x1 है हमारा एज का कॉलम, कौन सा कॉलम है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, हमारे पास जो कॉलम थे उनके नाम लिख देता हूँ। तो ये x1 वगैरह ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एज, ये एज का कॉलम हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा BMI का कॉलम, और ये हमारे पास सिंपली हो जाएगा इज स्मोकर का कॉलम जो अभी हमने दिया था। तो आप लोगों ने देखा कि ये कॉलम्स तो हमने दिए थे, ये कॉलम भी दिए थे, ये कॉलम भी दिए थे, और वाई भी हम दे रहे थे। तो उसने क्या हुआ, देखें हमने ये कॉलम्स यहाँ पे दे रहे हैं और वाई भी हम दे रहे हैं, तो हो ये रहा है कि इसने क्या कैलकुलेट किया होगा, M1 कैलकुलेट किया होगा, M2 कैलकुलेट किया होगा, M3 कैलकुलेट किया होगा, और B कैलकुलेट किया होगा। तो देखते हैं कि इसने क्या कैलकुलेट किया है। तो ये जो M1 M2 और M3 है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, और जो B है इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। तो देखते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या बनी है लर्निंग के बाद। तो कैसे इक्वेशन देख सकते हैं हम, ये देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि बैक एंड पे मैथमेटिकल इक्वेशन बनती किस तरह है। तो हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो 3 आएंगे, देखिएगा। तो देखिए हमारे पास 3 कोफिशिएंट आ रहे हैं, तो मैं अपनी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। तो मेरे पास जो अब इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। तो पहली वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.04, ये हमारे पास आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमारे मॉडल ने जो है वो एक लर्निंग करी और हमारे पैरामीटर्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए। और बी को हम क्या कहते हैं, बी को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट भी हम निकाल लेंगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो जो मैथ्स को समझना चाहते हैं उनके लिए। अदरवाइज ये अगर आप ना भी करें तो आप काम कर लेंगे। तो और बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब आप मुझे बताएं कि हमारे पास मैं कोई भी वैल्यू एज की दूंगा तो मेरा क्या वाई कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मैं ये एज की वैल्यू दे दूं, BMI की वैल्यू दे दूं और इस स्मोकर की वैल्यू दे दूं, तो वाई कैलकुलेट हो जाएगा, यस। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मॉडल ट्रेनिंग के वक्त एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है। अब उस मैथमेटिकल इक्वेशन में कुछ भी आप एज, BMI और इस स्मोकर की वैल्यू देंगे तो वो वाई यानी कि आपकी प्रिडिक्शन ऑटोमेटिकली, यानी कि इंश्योरेंस का वाई का मतलब ये है यहाँ पे इंश्योरेंस कॉस्ट है, या जो आप जिसको आप लॉक चार्जेस कहते हैं, जो आपका लॉक चार्जेस है, क्योंकि ये लॉक चार्जेस पे ट्रेन हुआ था, तो ये आपका लॉक चार्जेस होगा वाई। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, या अगर मैं इसको सिंपली लिख दूं तो लॉक चार्जेस इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। तो आपने देखा कि हमारे पास ये इक्वेशन कैसे बनी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास मॉडल हमारा प्रिडिक्ट कैसे करता है। तो प्रिडिक्शन निकालने के लिए हमने क्या करना है, वाई प्रिडिक्ट। प्रिडिक्शन निकालने के लिए आप मॉडल लें, मॉडल में आप जो हमारे पास टेस्टिंग का डाटा था, अब हम इनपुट देंगे, आउटपुट नहीं देंगे। अब हम इनपुट, क्योंकि मॉडल तो ट्रेन हो चुका है, तो हम सिर्फ इनपुट देंगे। इनपुट कहाँ पे जाएगा, एज, BMI और इज स्मोकर की जाएगा, क्योंकि 3 कॉलम्स है ना, इसके अंदर 3 कॉलम्स है। अगर मैं आपको एक्स टेस्ट का डाटा दिखाऊं, यहाँ पे इनपुट का डाटा दिखाऊं मैं यहाँ पे, तो हमारे पास हेड करके दिखाऊं तो हमारे पास 3 कॉलम्स ही हैं। तो मैंने आपको कहा कि इक्वेशन तो हमारी ऊपर बन चुकी है। अब जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू दूंगा तो हर लाइन के अगेंस्ट वो क्या करेगा, वाई प्रिडिक्ट करेगा। तो जितनी जितनी लाइंस हमारे पास इधर हैं, अभी तो मैं आपको 5 रॉज दिखा रहा हूँ, जितनी भी टोटल रॉज इधर होंगी उतनी ही प्रिडिक्शन भी ये आपको दे देगा। ये देखें आप, तो ये क्या कर रहा है, ये प्रिडिक्ट कर रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट लिखा नहीं, जैसे फिट होता है ऐसे यहाँ पे प्रिडिक्ट भी होता है, तो इसने प्रिडिक्शन भी कर ली है। तो अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरी प्रिडिक्शन, और ये मेरी प्रिडिक्शन हुई है टेस्ट डाटा पे। और अगर आप चाहें तो आप जिस डाटा पे ट्रेन किया उस पर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम अनसीन डाटा पे प्रिडिक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा आता है। तो रिजल्ट पहले देखने के लिए एक काम आप ज़रूर कर लें कि आप अपना बेंचमार्क सेट कर लेंगे, आपका रिजल्ट किस वैल्यू पे बहुत अच्छा आएगा। इसके लिए आप ट्रेनिंग डाटा पे भी एक मरतबा प्रिडिक्शन करवा लें।
तो टेस्ट डाटा तो ये है जो कि अनसीन डाटा, ट्रेन डाटा वो है जो अनसीन नहीं है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग करते वक्त ये डाटा को लर्न किया था। तो उसी डाटा पे अगर आप ट्रेनिंग के डाटा पे अगर आप प्रिडिक्शन करवाएंगे तो प्रिडिक्शन अच्छी आ सकती है। लेकिन ये हमारा बेंचमार्क बन सकता है। कैसे बन सकता है मैं भी आपको बताता हूँ। कि हमारे पास मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने का या मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके कुछ मैट्रिसेस होते हैं, यानी कि कुछ मेजर्स होते हैं जिसके थ्रू आप मेजर करते हैं कि आपका मॉडल कितना अच्छा कर रहा है। तो हमारे पास लीनियर मॉडल में दो मैट्रिसेस हैं जो कि लीनियर मॉडल के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अवेलेबल है हमारे पास। वो है हमारे पास फ्रॉम एस के लर्न, जो कि साइकिल लर्न है, डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट। एक हमारे पास होता है मीन स्क्वायर्ड एरर। आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं है कि मीन स्क्वायर्ड एरर क्या होता है, और अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इंटरनेट से देख लें। और एक हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम आर टू स्क्वायर कहते हैं। तो ये हमारे पास आर टू स्क्वायर, ये दो हमारे पास होते हैं। मीन स्क्वायर्ड एरर तो कुछ भी नहीं है, मैं बता देता हूँ मीन स्क्वायर्ड एरर क्या होता है। तो हम मीन स्क्वायर्ड एरर ट्रेनिंग डाटा का कैलकुलेट करते हैं। अगर हम ट्रेनिंग डाटा का मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट करें तो वो बहुत आसान है। क्या होता है, जो आपने ट्रेनिंग डाटा की प्रिडिक्शन निकाली है और जो एक्चुअली वाई वैल्यू थी, उन दोनों का आप मीन स्क्वायर्ड एरर ले लें। तो मीन स्क्वायर्ड एरर मैंने यहाँ से लिया। इसमें आप कोई भी पहले लिखते हैं वाई ट्रेन, क्योंकि ट्रेनिंग जो एक्चुअल आंसर है वो ये है, जो आपने प्रिडिक्ट किया है वो ये है। तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल आंसर और प्रिडिक्टेड आंसर में कितना डिफरेंस है। तो मीन स्क्वायर्ड एरर का मतलब है दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू करते जाएं, जो भी जितने भी आंसर आए उनको हम सम करें और इसको डिवाइड बाय कर दें टोटल नंबर ऑफ रॉस है, तो मीन स्क्वायर्ड एरर। इनको पहले आप माइनस करें, उनका स्क्वायर लें, फार्मूला को जिस तरह होता है मीन स्क्वायर्ड एरर का मैं बता देता हूँ। वाई माइनस वाई हेड, यानी कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई और प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, एंड इल स्क्वायर, इसका एक स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसके साथ एक समेशन का साइन आ जाएगा, यानी कि फिर इस पूरी वैल्यू का एक मीन आ जाएगा। तो जो भी आप वन बाय वन वैल्यू माइनस करके स्क्वायर करेंगे उसको आप ऐड करें, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रॉस करें, तो एक्चुअली वो मीन निकल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द मीन स्क्वायर्ड एरर। तो ये मेरे पास एमएससी का आ गया। तो ये मेरा बेंच मार्क है। तो अगर मैं देखूँ तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, 0.45। अब मैं देखता हूँ ट्रेनिंग डाटा में मेरे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है। तो मैं एमएससी ट्रेन का भी निकालता हूँ, ट्रेन टेस्ट का भी निकालता हूँ, सॉरी। जब मैं टेस्ट का निकालूंगा और यहाँ पे मैं टेस्ट रख दूंगा, टेस्ट वो डाटा है जिसपे ये कभी ट्रेन नहीं हुआ, ये एक अनसीन डाटा है, और उसकी एक्चुअल वैल्यू ये थी हमारे पास, और प्रिडिक्टेड वैल्यू हमारे पास ये थी। अब हमारे पास एक बेंचमार्क बन गया है कि अगर हमारी ट्रेनिंग की जो एरर है या ट्रेनिंग का जो स्क्वायर्ड एरर है वो अगर इतना सही है, तो मेरा एमएस जो हमारा टेस्ट डाटा है जिसपे हमने टेस्टिंग करी है उसका भी एरर अगर इसके आसपास है, तो इसका मतलब है आपके मॉडल ने अच्छा लर्न किया है, अच्छा लर्न किया है। तो हम इसको ज़रा देखते हैं। तो आप देखें कि दोनों के जो एरर हैं वो आसपास हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल एक अच्छा मॉडल है जो अच्छी प्रिडिक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है। और अगर हम आर स्क्वायर देखें, आर स्क्वायर का फॉर्मूला, आर स्क्वायर में भी बिल्कुल यही चीज़ आएगी। तो अगर हम आर स्क्वायर देखें तो हमारे पास ट्रेनिंग का आर स्क्वायर जो है वो किस तरह आएगा, आर टू ट्रेन लिख देते हैं, और ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वाई ट्रेन, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास वाई सेइंग दिस, एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। तो आपको ये बता रहा है कि जो ट्रेनिंग के ऊपर आर टू आ रहा है वो 74% है। 74% का मतलब ये है कि जो आपका इनपुट है वो आपके आउटपुट को जो है उसकी वेरिएशन को जो है वो 74% जो है वो अंडरस्टैंड करता है या एक्सप्लेन करता है। अब देखते हैं कि मेरे पास जो टेस्टिंग डाटा है उसमें हमारा
आर स्क्वायर कितना आ रहा है, तो मैं यही पूरा टेस्ट में भी देख लूँगा, तो हमें ये पता चलेगा। ये दो हमारे मेजर्स हैं जिससे हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी को देखते हैं। तो ये भी 75 और 74 आसपास ही है, बल्कि आप देखें कि टेस्ट डेटा पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा मॉडल। तो हमने ये देखा कि हमारा मॉडल जो है वो एक अच्छा ट्रेन हुआ है, और वो हमें 75% जो है वो हमारे जो आउटपुट है उसकी वेरिएशन को अंडरस्टैंड कर रहा है। लेकिन हमारी अभी दो अजम्पशन बाकी हैं। दो अजम्पशन का क्या मतलब है कि क्या हमने जो लॉग चार्जेस को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा था, क्या उससे हमारा रिजल्ट जो आ रहा है, ये रिजल्ट एक्सेप्टेबल भी है कि नहीं है, ये रिजल्ट एक्सेप्टेबल भी है या नहीं है, या आप ये कह लें कि क्या हमारा जो हमने जो लीनियर मॉडल इस डाटा पे अप्लाई किया है, क्या वो लीनियर मॉडल अप्लाई भी होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो हमारे पास एक वे है इसको चेक करने का। एक अजम्पशन तो हमने पहले देख ली थी कि डाटा नॉर्मलाइज हो। अब दो अजम्पशन बाकी हैं। दो अजम्पशन, आप कोई भी डाटा उठा लें, वाई टेस्ट वाई प्रिडिक्ट का उठा लें या वाई ट्रेन और वाई प्रिडिक्ट ट्रेन का उठा लें, दोनों में से आंसर सेम ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों वैल्यू को उठाता हूँ और इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस चेक करता हूँ, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं रेजिडियल। अगर आपके रेजिडियल का आंसर, उसका मीन जो है वो ज़ीरो आ जाता है, अगर उसका मीन जो है वो जीरो, सॉरी, उसका जो सम है वो ज़ीरो आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये एक लीनियर मॉडल इस डाटा पे अप्लाई हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा वाई ट्रेन, जो कि हमारा एक्चुअल वैल्यू थी और जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू थी, इसका डिफरेंस लेते हैं। और इसका डिफरेंस लेने के बाद इस वैल्यू को जब मैं सम करूँ, तो देखते हैं मेरा आंसर क्या आएगा। मेरा आंसर ऑलमोस्ट जीरो आ रहा है। मैं इसको राउंड करके दिखाता हूँ, क्योंकि देखें ये ई की पावर -13 है, तो इसका मतलब है 0.0003 है। लेट मी राउंड इट, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, तो इसका मतलब ये है कि लीनियर मॉडल जब आपका रेजिडियल, रेजिडियल का मतलब है एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू पे अगर डिफरेंस जीरो आ रहा हो, टोटल डिफरेंस, तो इसका मतलब है कि लीनियर मॉडल ऐसे डाटा पे अप्लाई हो सकता था। तो इसका मतलब है दो अजम्पशन तो हमने पूरी कर ली। एक हमारा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक हमारा था रेजिडियल का सम। अगर रेजिडियल का सम जीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रिडिक्शन है वो बायस नहीं है, वो अनबायस्ड प्रिडिक्शन है। ठीक है। एक और तरीका भी है, लेकिन उसके लिए मुझे विजुअलाइजेशन की एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, और इस मैटप्लॉटलिब के अंदर हमारे पास एक क्लास है पाईप्लॉट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीएलडी। हमें स्कैटर प्लॉट बनाना है अपनी प्रिडिक्शन और अपनी रेजिडुअल के बीच में। कैसे बनेगा, पीएलडी के अंदर हमारे पास स्कैटर प्लॉट अवेलेबल है। मैटप्लॉटलिब पाइथन की विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है, उसमें हम वाई प्रिडिक्शन लिखेंगे और रेजिडुअल की वैल्यू देंगे, क्योंकि दोनों ही जो है न्यूमेरिक वैल्यू हैं, तो ये एक स्कैटर प्लॉट बना देगा। जब आप स्कैटर प्लॉट देखेंगे, तो टेक्निकली ये जो इसमें जो ये जो डॉट्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन के बीच में बैंड बनाना चाहिए। देखिए आपका बैंड जो है, आपका बैंड जो है वो ऐसे बन रहा है। ये देखिए, ये बैंड बन रहा है आपका बैंड। ठीक है, बैंड का मतलब है मोटी लाइन। ये बननी चाहिए थी जीरो के बीच में, कि बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए था। देखिए ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं है। जैसे जैसे आप देखें कि हमारा, अगर मैं एक्स एक्सिस पे कंसीडर करूं कि ये हमारा लॉग चार्जेस हैं, ये हमारे लॉग चार्जेस हैं, जैसे जैसे हमारे चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो मॉडल है वो हायर कॉस्ट को लोअर कॉस्ट प्रिडिक्ट कर रहा है। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि ये बैंड बिल्कुल सीधा बनना चाहिए था। क्योंकि ये बैंड सीधा नहीं बन रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डाटा है वो लीनियर मॉडल के लिए नहीं था। फिर भी हमने लीनियर मॉडल बनाया, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा मॉडल यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन हम कोई और कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो लाइन थी, ये वाली लाइन जो आपको नज़र आ रही है, जो वाइट वाइट आपको बैंड नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ज़ीरो की सीध में होना चाहिए था, और इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए था। यानी कि आपका जो डाटा है वो ज़ीरो के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए था, और ज़ीरो के नीचे भी स्ट्रेट आना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखेंगे, जैसे जैसे हमारे इंश्योरेंस के चार्जेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा मॉडल जो है वो हायर चार्जेस को लो चार्जेस प्रिडिक्ट कर रहा है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास वेरिएशन, जो हमारा जो आर टू स्क्वायर था, वो सिर्फ 75% आ रहा था, क्योंकि वो हमारी हायर कॉस्ट को लोअर कॉस्ट प्रिडिक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद हमारा जो डाटा था वो लीनियर मॉडल से रिजॉल्व नहीं हो सकता था। तो हमने तीन अजम्पशन देखी, ये अजम्पशन कोई नहीं बताता,
ये आपको सिर्फ इंडस्ट्री के प्रैक्टिशनर ही बता सकते हैं कि आपने कौन सा मॉडल कब इस्तेमाल करना है। तो पहली हमारी थी कि हमारा डाटा नॉर्मलाइज होना चाहिए। सेकंड हमारा असम्पशन ये है कि जो रेजिडुअल का जो सम है वो ज़ीरो आना चाहिए, जो कि दो कंडीशन हमने वेरीफाई कर ली। थर्ड वेरिएशन ये है कि जब आप वाई एक्सिस पे प्रेडिक्टेड वैल्यू रखें, यानी कि जो आपके चार्जेस हैं वो रखें और उसके अगेंस्ट आप रेजिडुअल वैल्यू रखें, तो बैंड आपका बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए। ये ऐसे नीचे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए। तो हमारा स्ट्रेट नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे इंश्योरेंस चार्ज बढ़ती है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है, तो वो क्या करता है, वो जो है उसको लो प्रिडिक्ट करता है हायर कॉस्ट को। तो हायर कॉस्ट को वो लो प्रिडिक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मॉडल की प्रिडिक्शन में कुछ कमियां बाकी हैं। तो हम आने वाले वक्तों में कुछ कॉम्प्लेक्स मॉडल पे भी काम करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि लीनियर मॉडल के लिए 3 असम्पशंस का होना ज़रूरी है अप्लाई करते वक्त। तो आपने देखा कि हमारे इस डाटा पे लीनियर मॉडल अच्छी परफॉर्मेंस तो दे रहा है, लेकिन अगर आप इससे अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप ये देखें कि लीनियर मॉडल की 3 असम्पशन में से 2 असम्पशन तो पूरी हो रही हैं, लेकिन फाइनल जो लास्ट असम्पशन है वो वॉयलेट हो रही है, पूरी नहीं हो रही। तो आप चाहते हैं कि अगर आप मशीन लर्निंग को, डीप लर्निंग को टेक्निकली अंडरस्टैंड करें, तो आप इस ट्रेनिंग को देखें, करें। मेरी जो ट्रेनिंग की फ़ाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाटा सेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप काम नहीं कर सकेंगे। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट भी पता चलेंगे जो आपको कोई नहीं बताता। और मुझे इतनी अंदाज़ा तो है कि दीज कॉन्सेप्ट आर नॉट डिलीवर्ड येट, तो ये बताने चाहिए ताकि हम अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपने कंबाइनली परफॉर्म करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू डाटा पे काम करेंगे। ये हमारा फाइनल पार्ट था जो कंप्लीट हुआ इंश्योरेंस का। आने वाले वक्तों में और कॉम्प्लेक्स मॉडल पे काम करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। और एक बात और, हो सकता है कि आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट्स समझ ना आए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खामोश हो जाएं। आप कमेंट्स में जितने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछें, हमारी टीम अवेलेबल है आपको आंसर करने के लिए। अगेन मैं आपको थैंक्स कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इंटरनेशनल मार्केट में काम कर पाएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।